हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके। जो रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो जो हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, बेसिकली उस चीज पे हमारा फोकस होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व थ्रू द हॉट एयर, ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि हमने इन लकड़ियों को जलाया तो जो ऊपर की इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ये आपके पास हॉट एयर है। और रेडिएटर या फिर आपने रेडिएटर देखा, इट शोज रैंडम वेवरिंग या फिर फ्लिकरिंग। ठीक है, रैंडम ऐसे वेव जैसे स्ट्रक्चर या फिर फ्लिकरिंग ऐसे हिलता हुआ, ऐसे ब्लर सी चीजें दिखती हैं, ऐसे ब्लर सी चीजें दिखती हैं। अब होता क्या है, देखो द हॉट एयर जस्ट अबव द फायर इज लाइटर। जितनी भी जो ये हॉट एयर होगी वो लाइटर होगी एज कंपेयर टू द मॉइस्चर एयर। ओके, क्योंकि वो लेस डेंस भी है कूल एयर से। सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लेस देन द कूल एयर। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तरीके से दो डिफरेंट टाइप के मीडियम बन जाते हैं। एक जो हॉट एयर है वहां पर आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम, और बाकी जो एरिया में जो जो बाकी जो एरिया बचेगा, ठीक है, वहां पर मिलेगा कूल एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी। यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी तो है नहीं, वो मूव करते जा रहे हैं। सो द एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट, इसी वजह से जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना वो क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी, वो वेवरिंग होगी, ऐसे वेव नीचे शो करेगी, या फिर हम कह सकते हैं वो ब्लड शो करेगी, वो बिल्कुल परफेक्ट क्लियर नहीं होगी। इट इज द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्योंकि जब एक मीडियम यानी कोल्डर एयर से हॉटर एयर की तरफ जाएगी तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये सारा का जो सारा रिलेशन है ये कहाँ पर आके टिकता है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, जो एटमॉस्फेयर में मिलने वाला जो रिफ्रैक्शन है वहां पे होता है। अब देखो जैसे हॉट डेजर्ट में जब आप देखते हो कि वहां पर आपको क्या मिलती है, मिराज देखने को मिलती है। ऐसा कैसे होता है, देखो आप देखो जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, और अब सन से क्या होगा, जो कंटिन्यूसली हीटिंग होती जा रही है, जो उसके आसपास की जो एयर होगी वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा वार्म होएगी, और जो अपर एयर है वो कूल होएगी एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का बेंडिंग होता है, जिस वजह से हमारे पास जो एपरेंट वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक और केस हो सकता है, जैसे कि आप रोड पे जाओगे हॉट ड्राई डे में, आपको ऐसा लगेगा कि जो सड़क है उस पे पानी सा है। ठीक है, ऐसे पानी पानी दिखेगा आपको। वो क्या है, जस्ट रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो स्काई का कलर है वही आपके ऐसे रोड पे दिखता है, जिस वजह से आपको बस ये आभास होता है कि वहाँ कोई पानी है, लेकिन आगे जाके देखते हो तो वो चीज़ नहीं होती, जस्ट बिकॉज वहाँ पे एपरेंट वर्चुअल इमेज बनती है। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से किस तरह से रिलेटेड है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन द स्टार लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर, स्टार्स काफी ज्यादा दूर है, एक चीज आपको याद रखनी है, वहां से जो ये लाइट एमिट करके जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, इट अंडरगोज कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। वहां पर वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हुई, मतलब एक बार भी नहीं हुई। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हॉट एयर कोल्ड एयर के डिफरेंट फ्रैक्शंस भी हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी हैं, जिससे वो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती जा रही है। इट occurs in the medium of gradually changing refractive index. The atmosphere bend starlight towards the normal, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स करता है, क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, इस वजह से वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर देता है।
द apparent position of the star it's slightly different from the actual position. जो स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग दिखती है आपको apparent पोजीशन से, ठीक है। यानी apparent पोजीशन एक तरीके से जो एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग दिखेगी। स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव देन द एक्चुअल पोजीशन। मान लो स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, लेकिन वो दिखेगा आपको थोड़ा सा अपर की तरफ। ये भी क्या रीजन है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर है, ये लाइट आई, यहाँ पे आपके क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के एयर है, तो ये जो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा इसके टुवर्ड्स में ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। बेंड होने के कारण यहाँ से मान लो इसको पीछे हम एक्सटेंड कराते हैं तो एक वर्चुअल इमेज बनती है जिसको हम बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन। और इसी वजह से जो रियल पोजीशन है उससे एपरेंट पोजीशन हमेशा अलग और अबव होती है, क्योंकि जो लाइट है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई थी तो उसको पीछे बढ़ाते तो अबव इमेज बनती है। याद रखना, जो हमें स्टार दिख रहे हैं वो हमेशा उनके रियल पोजीशन से अबव ही दिखते हैं। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। और जो अपरेंट पोजीशन है वो भी स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको रिफ्रैक्शन अलग होके लाइट मिलती है। उन्होंने बोला कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कंटिन्यूसली डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट आपके आईज तक पहुंचती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली ड्यू टू वेरिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिजिकल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की डिफरेंट है, जैसे जैसे वो डिफरेंट लेयर से होता हुआ जाएगा तो इस वजह से रिफ्रैक्शन भी होगा, तो उसके जो अपरेंट पोजीशन है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो अपरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं रहती है। अब हमारे पास आता है जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और अच्छा एग्जांपल है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जैसे कि मान लो सुबह सनराइज होता है, तो एक्चुअल सनराइज मतलब सन अबव द होरिजन आने से पहले ही आपको 2 मिनट पहले ही सन दिखना शुरू हो जाता है। इवनिंग के टाइम पे होरिजन से नीचे जा चुका है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, लेकिन 2 मिनट तक भी हमें क्या दिखता है, सन वहीं पे दिखता है और एकदम से फिर गायब हो जाता है। इसके जो पीछे रीजन है दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric reflection। सबसे पहले तो आपको ये रीजन लिख देना है। यहाँ पे जो एक्चुअल सनराइज है ना, इसका क्या मतलब है, एक्चुअल जब सन होरिजन को क्रॉस करता है। The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is near about 2 minutes 120 seconds. The apparent flattening of the sun disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena। अब देखिए जैसे ऑब्जर्वर था यहाँ पर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर था, ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे होरिजन से नीचे है सन आपका, तो यहाँ से जब लाइट आई, ठीक है, लाइट आई तो वो बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद आपको क्या दिखेगा, जब ये पीछे की तरफ इसको मिलाया जाएगा तो आपको सन की पोजीशन इस तरह से मिलेगी। यानी 2 मिनट पहले, यानी जब तक वो होरिजन से नीचे था तब तक रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली होता रहेगा और वो अबव दिखता रहेगा। एक बार ओरिजिन से ऊपर आ जाएगा फिर तो ऑब्वियसली आपको एक्चुअल जो सन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से केस होता है। और उसी तरह से अगर हम सनसेट की बात करें, मान लो अभी यहाँ पर मैंने बताया कि ये होरिजन से अबव है, ठीक है। सपोज करो ये सनसेट होने लग गया है और अभी तो आपको इमेज दिख ही रही थी, ठीक है। तो ये ओरिजिन से नीचे चला गया, मतलब ओरिजिन से नीचे जाने के बाद तक भी वो दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो फिर से वही होगा, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और ये ऐसे ही बेंड होगी। बेंड होने के बाद जब इसको ये पीछे एक वर्चुअल अपरेंट इमेज बनाता है जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली दिखता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम तक ये दिखता है, उसके बाद जस्ट अप्रोक्स 2 मिनट बाद वो क्या होगा, और ज़्यादा नीचे चला जाता है जहाँ तक वो है ना रिफ्रैक्ट कर नहीं पाता और हमें इमेज देख नहीं पाते। इवन ये कह रहा है कि सन की जो डिस्क है वो फ्लैट क्यों दिखती है,
वहां पर भी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको आप नाइन्थ क्लास में पढ़कर आए हैं। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। सपोज आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन बनता किससे है? सपोज आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया है, ठीक है, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो आपको जो पाथ है ना लाइट का, ऐसे दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये दिखेगी नहीं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, बट इट इज विजिबल थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास मिल्क है, मिल्क प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है कोलाइडल है, उसमें से जब आपने लाइट पास की तो आपको देखिए देखिए आपको प्रॉपर पाथ देखने को मिल रहा है लाइट का। ये क्यों है? अब आप स्कैटरिंग को समझते हैं। देखिए, जब लाइट ट्रेवल करती है, सपोज उसके रास्ते में कोई बिग पार्टिकल आ गया, तो वो क्या करती है? स्कैटर हो जाती है। स्कैटर मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है, या डेविएट होती है, और जिसकी वजह से जिस जिस पार्टिकल से हो जाएगी वहां से वो पाथ शो करती हुई जाती है, ठीक है। तो दिस इज द scattering of light. When a beam of light strike through the particles in the atmosphere, the path of the beam become visible. लाइट की जो बीम है उसका जो पाथ है वो विजिबल होना शुरू हो जाता है। इट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टिंग डिफ्यूज्ड बाय द पार्टिकल। दोबारा से देखो, टू सॉल्यूशन में लाइट पास करें तो जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, डेविएट नहीं कर सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स है वो इनफ है, उनका साइज इनफ है कि वो कैटरिंग कर सकते हैं, जिस वजह से हमें लाइट का पाथ भी देखने को मिलता है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी नो दैट इट इज ऑब्जर्व्ड इन द कोलाइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल्स, ठीक है। व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम, ठीक है, ऐसा रूम जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है, ठीक है, पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो पार्टिकल्स बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट उनको स्कैटर करती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इस वजह से हमें पार्टिकल्स भी दिखते हैं और पार्टिकल्स का पाथ भी दिखता है। When the light sunlight basically the passing through the canopy of a dense forest, canopy देखो ये अपर लेयर होती है फॉरेस्ट की, ठीक है, यहाँ से जब लाइट आती है, टाइनी वाटर पार्टिकल्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे वाटर के, मॉइस्चर के, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिस वजह से भी आपको ऐसे लाइनिंग्स देखने को मिलेगी, पाथ देखने को मिलेगा लाइट का। ये भी क्या है आपके पास? स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है। उसी तरह डस्ट भरा रूम है, एक मतलब एक स्मॉल होल से जब लाइट आती है तो आपको पार्टिकल्स दिखते हैं और पाथ भी दिखता है लाइट का। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। लाइट का कलर किस पे डिपेंड करेगा? जिस भी पार्टिकल साइज को वो स्कैटर करेगा उस पे। वेरी टाइनी पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। अगर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है तो आपको ब्लू कलर की लाइट दिखती है। लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, यानी जो लार्ज पार्टिकल है वो कौन सी लाइट शो करेगा या कौन सा कलर शो करेगा? ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वो आपके पास होता है रेड। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज द स्कैटर्ड लाइट अपीयर्स वाइट। अब देखो, लार्जर वेवलेंथ, इफ द जो पार्टिकल का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो स्कैटर्ड जो लाइट होगी वो आपको दिखती है वाइट कलर। अब देखते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज द कलर ऑफ द जो स्काई दैट इज ब्लू।
आप देखो जो वेवलेंथ है ना रेड की काफ़ी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो क्या है, काफ़ी कम है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट सेकंड। और जैसे आप वॉयलेट पे जाओगे, देखो आपके पास जो वाइब्रेशंस मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जनरली जो भी मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में है उनका साइज काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एक तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो जो वेवलेंथ है ना विजिबल लाइट की उससे भी कम है। So the light of the shorter wavelength blue end is more scattered the light of the longer wavelength। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स को कौन स्कैटर करेगा, ऐसे लाइट करेगी जिसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है, दैट इज द ब्लू। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर, मतलब काफी ज्यादा, ब्लू से तो काफी ज्यादा है। Thus, when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles of the air scatter the blue color, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग होती है जिस वजह से जो आपको जो स्काई का कलर है वो आपको दिखता है ब्लू। अब देखो व्हाइट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। ठीक है, ये चीज हो गया। इफ देर इज नो एटमोसफियर देर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग, तो आपको सब क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, तो स्पेस में सब कुछ डार्क दिखता है। The sky appeared dark to the passenger flying at very high altitudes as there is no prominent scattering, तो scattering वहाँ होती नहीं, इस वजह से dark दिखता है। Red is the least scattered by the fog and smoke, यहाँ पर क्या है, जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है फॉग और स्मोक द्वारा। सो इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एज ए डिस्टेंस, तो काफ़ी दूरी तक भी वो सेम कलर दिखता है। दैट्स वाई जो रेड कलर है वो डेंजर साइन वगैरह में भी लगाया जाता है। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक तरीके से यहाँ पर एक एक्टिविटी से बताया गया है। इफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस demonstration using the setup. White light enter from the strong source passes from the following sequence. White light सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंस से जा रही है ताकि वो कन्वर्ज कर दी, ताकि वो इसोलेशन से पास होते हुए जाए। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। फिर वो कहाँ से पास करी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक से जिसमें 2 लीटर आपके पास क्लीन वाटर है। फिर जो लाइट है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगा है जिसके सेंटर में सर्कुलर होल है, यहाँ से लाइट जाएगी। बाकी लाइट यहाँ से नहीं जाएगी, सिर्फ जो होल से पास करेगी वही जाएगी। एक तरीके से आपको बीम दिखती है। नाउ डिजोल्व 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया ताकि हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना दें। अभी तक तो हमने क्लियर सॉल्यूशन से पास किया था, अब हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें 1 और 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड एस्ट्रेसोफोर डाल दिया ताकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बन जाए। फाइन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे पास सल्फर के प्रेसिपिटेट बनेंगे 2 या 3 मिनट में। अब देखिए जो ब्लू लाइट है वो ऑब्जर्व होगी फ्रॉम द 3 स्लाइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, thus this due to the scattering of shorter wavelength। सल्फर के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे थे तो उसने ब्लू कलर को स्कैटर किया, तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलेगा टैंक में। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक facing the circular hole। It is observed that the first the orange red color and then the bright crimson color on the screen। आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑरेंज रेड कलर देखने को मिलेगा और फिर क्रिम्सन रेड कलर देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि द कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्या हो सकता है। अब देखिए लाइट फ्रॉम द सन अपीयर द होरिजन पासिस थ्रू द थिकर लेयर्स ऑफ द एयर एंड लार्ज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब सपोज करो देखो होरिजन के पास जब सन है
यहाँ पर है ओरिजिन के पास। यहाँ से जो लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, यहाँ पे डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा काफ़ी थिक लेयर्स ऑफ एयर्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे। तो ब्लू लाइट तो स्कैटर्ड अवे हो जाती है, ठीक। और लाइट ऑफ द लार्जर वेवलेंथ वो हमारी आंखों तक आती है। इस वजह से जो सन हमेशा रेड दिखता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड, मान लो बिल्कुल सर के ऊपर है ओवरहेड पे, वहां से ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्लाइटली शॉर्टर होगा, ठीक है। और आफ्टरनून में या नून के टाइम पे जो सन अपीयर है वो वाइटिश दिखता है, ठीक है। लिटल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्ड आर स्कैटर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी लाइट इक्वली स्कैटर्ड हो जाती हैं, या कहते हैं कि कुछ ब्लू और कुछ वॉयलेट कलर स्कैटर्ड हो जाता है, जिस वजह से हमें वाइट कलर देखने को मिलता है दोपहर के टाइम पे।